जरा सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन एक पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारत में एक पॉडकास्टर के साथ बैठकर बात करते हैं। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि वैश्विक राजनीति के नियम अब बदल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। तो हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति, जो आमतौर पर दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनलों पर ही दिखते हैं, वो भारत आते हैं और यहाँ आकर मुंबई के एक युवा पॉडकास्टर राज शमानी के साथ एक लंबी अनौपचारिक बातचीत करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग और नई बात थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और बस इतना ही नहीं, इसी पॉडकास्ट में मैक्रो ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। लेकिन वो ये किसके बारे में कह रहे थे? कौन से नेता हैं जो पीछे जा रहे हैं? ये कोई हवा में की गई टिप्पणी नहीं थी। इसका निशाना बिल्कुल साफ था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक राष्ट्रपति एक पॉडकास्ट पर क्या कर रहे थे? हम देखेंगे कि ये जो एक आम सी बातचीत लग रही थी, असल में वो एक बहुत ही सोची समझी भू राजनैतिक चाल थी। देखिए, ये कोई अचानक हुआ इवेंट नहीं था। पारंपरिक मीडिया को दरकिनार करके सीधे भारत के युवाओं तक पहुंचने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। मैक्रोन एक संदेश देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा मंच चुना जहां उनकी बात बिना किसी फिल्टर के सीधे लोगों तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले उस वजह को समझते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, और वो वजह है डोनाल्ड ट्रंप। इस पॉडकास्ट के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ चल रहा एक बड़ा विवाद छिपा था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। फ्रांस ने गाजा को लेकर ट्रंप के एक प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इससे ट्रंप काफी नाराज हो गए और उन्होंने फ्रांस की मशहूर वाइन पर 200% का भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी दे डाली। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने मैक्रोन के साथ हुई अपनी प्राइवेट बातचीत को भी पब्लिक कर दिया। अब मैक्रोन को जवाब तो देना ही था और उन्होंने जवाब देने के लिए चुना एक बिल्कुल अनोखा मंच, एक भारतीय पॉडकास्ट। और मजे की बात देखिए, पॉडकास्ट पर मैक्रोन का जवाब, उन्होंने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, लेकिन निशाना एकदम सीधा था। उन्होंने कहा कि लीडरशिप में सम्मान होना बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे ट्रंप की आक्रामक राजनीति पर एक तंज था। ये दिखाता है कि अब बिना किसी का नाम लिए भी कितना शक्तिशाली जवाब दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ ट्रंप और मैक्रोन के झगड़े की है, तो आप गलत हैं। ये तो बस शुरुआत है। असल कहानी तो एक नई दुनिया बनाने की मैक्रोन की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में है। तो सवाल फिर वही, क्या ये इंटरव्यू सिर्फ ट्रंप को जवाब देने के लिए था? बिल्कुल नहीं। असल में मैक्रोन इस मौके का इस्तेमाल अपनी एक बहुत बड़ी सोच को दुनिया के सामने रखने के लिए कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जो अमेरिका और चीन, इन दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई ना हो। और उनकी इस बड़ी सोच का सबसे अहम शब्द है रणनीतिक स्वायत्तता। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि फ्रांस और उसके साथी देश अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, बिना किसी बड़ी शक्ति के दबाव में आए। मतलब हम अपनी शर्तों पर चलेंगे। और यही बात मैक्रोन ने पॉडकास्ट में बिल्कुल साफ शब्दों में कही। उन्होंने एक तीसरे रास्ते की बात की, एक ऐसा रास्ता जहां देश अपनी आज़ादी बनाए रखें। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस नए रास्ते पर उनका सबसे बड़ा साथी भारत है। और ये जो भारत फ्रांस की साझेदारी है ना, ये सिर्फ व्यापार या रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। इसकी नींव कुछ मजबूत साझा उसूलों पर रखी गई है। जैसे दोनों देश लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, दोनों देश सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं और दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां किसी एक देश की दादागिरी ना चले। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी रणनीतिक बातें, लेकिन असल में जमीन पर क्या हो रहा है? फ्रांस सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो भारत के साथ इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठा रहा है। मैक्रोन बहुत स्मार्ट है। उन्हें पता था कि पॉडकास्ट सुनने वाली ऑडियंस कौन है, भारत की युवा पीढ़ी। तो उन्होंने सीधे सीधे भारत के भविष्य को, यानी कि यंग टैलेंट और इनोवेटर्स को, दो खास क्षेत्रों में फ्रांस आने का एक खुला न्योता दिया, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। और जब फ्रांस ऑफर देता है तो वो छोटे मोटे नहीं होते। टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्रांस 109 बिलियन यूरो इन्वेस्ट कर रहा है। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। ये सारा पैसा फ्रांस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक का ग्लोबल हब बनाने में लगाया जा रहा है। और उनका एक बहुत बड़ा सपना है जिसे वो मून शॉट कह रहे हैं।
मतलब एक ऐसा लक्ष्य जो लगभग नामुमकिन लगे। और वो लक्ष्य है 2035 तक क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया का बॉस बनना। ये एक बहुत ही साहसी सोच है। अब आते हैं टैलेंट पर। यहाँ भी एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया, 30,000। फ्रांस का टारगेट है कि साल 2030 तक 30,000 भारतीय स्टूडेंट्स को फ्रांस में पढ़ने और काम करने के लिए बुलाया जाए। इस चार्ट को देखिए, ये बताता है कि ये टारगेट कितना बड़ा है। अभी फ्रांस में करीब 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं और इस आंकड़े को सीधा 3 गुना करने का प्लान है। ये दिखाता है कि फ्रांस भारतीय टैलेंट को कितनी अहमियत दे रहा है। तो सवाल ये है कि कोई भारतीय स्टूडेंट फ्रांस क्यों जाए? ऑफर काफी मजबूत है। वहाँ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कई कोर्सेस अब अंग्रेजी में भी पढ़ाए जाते हैं। वहाँ यूरोप का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप कल्चर है और साथ ही संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक शानदार मेल भी है। तो हमने राजनीति समझी, रणनीति समझी, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है और वो शायद सबसे दिलचस्प है। वो है बातचीत करने का तरीका, यानी कि माध्यम। एक बहुत मशहूर कहावत है, द मीडियम इज द मैसेज। मतलब आप क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी कई बार ये हो जाता है कि आप वो बात कहाँ कह रहे हैं। एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक अनौपचारिक पॉडकास्ट को चुनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संदेश था। तो इस एक घटना से हमें आज की राजनीति की नई रूल बुक के 4 अहम नियम पता चलते हैं। पहला, पारंपरिक मीडिया को बाईपास करो। दूसरा, सीधे युवा पीढ़ी से जुड़ो। तीसरा, अपनी मुश्किल बातों को समझाने के लिए लंबी और गहरी बातचीत का इस्तेमाल करो। और चौथा, दुनिया को अपनी कहानी अपने तरीके से सुनाओ। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या हम कूटनीति के एक नए दौर में कदम रख चुके हैं? क्या भविष्य के सारे बड़े ऐलान, सारी बड़ी बहसें अब टीवी स्टूडियो से निकलकर पॉडकास्ट और ऐसे ही नए प्लेटफॉर्म्स पर होंगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये शायद भविष्य की कूटनीति का एक नया चेहरा है।